हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th विज्ञान एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है पादपों में पोषण, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है क्लास 6 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि क्लास 6 में हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो भोजन है उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो है वो मुख्य घटक होते हैं। भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इन घटकों को हम पोषक के नाम से जानते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। इन जीवों में जो पेड़ पौधे हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित जो अन्य प्राणी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो या तो वो पादपों से डायरेक्ट अपना भोजन लेते हैं या फिर पादपों को ग्रहण करने वाले जानवरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरीके से मानव और अन्य प्राणी जो हैं वो प्रत्यक्ष या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पादपों पर निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पादप हैं उनमें पोषण विधि कैसे है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, मीन्स पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो हैं वो पेड़ पौधों के उनके आसपास के परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो सजीवों की शारीरिक संरचना, उसकी वृद्धि और अगर शरीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उन क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए उस जीव को एक समर्थ बनाते हैं। ये जो पोषक जो हैं वो विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं स्वपोषी, और ये प्रक्रिया जो है उसको बोलते हैं स्वपोषण। जंतु और अधिकतर जीव जो हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को, मतलब पादप जो भोजन बना रहे हैं उन्हीं को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन जीवों को और या फिर इन जो भी अन्य जीव, मानव के द्वारा अलावा जो अन्य जीव हैं उनको हम बोलते हैं विषम पोषी। अब यहाँ पर हमने बात की कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो पेड़ पौधों में उनका शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पर भोजन बनता है, मतलब पादपों की, पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पादपों में, पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो आप सभी को पता है पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और पादपों में खाद्य संश्लेषण, मतलब भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रम को हम यहाँ पर समझेंगे। पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, मतलब यहाँ पर उनका भोजन बनता है। अब भोजन बनने के लिए क्या होना चाहिए कि उस जगह पर सारे के सारा जो कच्चा पदार्थ है वो उस जगह पर पहुंचना चाहिए। तो पेड़ पौधों में जो यहाँ पर टहनियों पर जो पत्तियां लगी हुई हैं इन तक कच्चा सामान जो है पहुंचना भी चाहिए। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो है वो जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ते की सतह पर बहुत ही छोटे छोटे जो हैं वो रंध्र उपस्थित होते हैं, और इन रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और इन छोटे छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा घर बना हुआ है, तो घर जो है एक बड़ा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक जो है वो ईंट होती है। सेम इसी तरीके से जो सजीव का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है, और ये जो सूक्ष्म इकाई है, जैसे घर बनाने में ईंट जरूरत होती है, वैसे ही किसी सजीव के शरीर को बनाने में सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका। ये जो कोशिकाएं जो होती हैं उनको आप माइक्रोस्कोप मीन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं वो सिर्फ एकमात्र कोशिका से बने होते हैं, और कोशिका जो है वो एक पतली बाह्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यहाँ पर ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, और ये यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी जो आउटलाइन है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली।
कोशिका के सेंटर में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसको बोलते हैं केंद्रक, और जो केंद्रक है वो एक जेली जैसी समान संरचना से घिरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो एक कोशिका की बेसिक संरचना जो है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में जड़ जो है वो जल और खनिज उनको अवशोषित कर ली। फिर ठीक है, पत्तियां जो हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित हो गई। अब जल और खनिज जिनको जड़ों ने अवशोषित किया वो जड़ों में, तनों में, शाखाओं में और पत्तियों में एक नली जैसी संरचना होती है जिसको हम वाहिका बोलते हैं। उसके थ्रू जो है ये जल और खनिज जो है वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पत्तियों में अब सारा सामान पहुंच गया। अब पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश मीन सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं खनिज, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। और ये सारा जो खाना बनाने का जो प्रोसीजर होता है पेड़ पौधों में वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इस खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। पृथ्वी का एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो अगर हम देखें तो पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अन्य जीव जो हैं वो पेड़ पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर करते हैं। तो सिंपल और सीधी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा? देखो, आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि सभी जीव जो हैं वो पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं वो जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब पेड़ पौधों में क्या नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, तो मतलब पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं होगा। अब सभी जीव जो हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर है, तो फिर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो जीव हैं उनको भी खाना नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन भी विमुक्त होती है इस प्रक्रिया के दौरान। तो ऑक्सीजन जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के लिए जरूरी होती है। तो इससे ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति अगर हुई पृथ्वी पर तो जीवन की कल्पना जो है असंभव हो जाएगी पृथ्वी पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण, यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो इसमें मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन विमुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर पत्ती की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है। पत्ती में इस तरीके के छोटे छोटे रंध्र होते हैं और जो रंध्र हैं वो इस तरीके की कोशिकाओं के द्वारा, जिनको द्वार कोशिकाएं, इस छिद्र को, इस रंध्र को ढकने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। और ये हैं यहाँ पर, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है कोशिकाएं और ये उनमें उपस्थित है क्लोरोफिल। तो हमने देख लिया कि पेड़ पौधे जो हैं वो किस तरीके से भोजन बनाते हैं। तो क्वेश्चन अब इस तरीके से उठता है, क्या सभी पेड़ पौधे सेम तरीके से भोजन बनाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग पेड़ पौधों की जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट बना वो पत्ती में स्टार्च के रूप में एक तरीके से स्टोर हो जाता है और पत्ती में स्टार्च की जो उपस्थिति है वो ये शो करती है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है वो संपन्न हो गया है। स्टार्च जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ये प्रकाश संश्लेषण को एक इमेज के थ्रू यहाँ पर शो कर रखा है कि किस तरीके से जल और खनिज लवण यहाँ पर आए, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो सौर ऊर्जा को यहाँ पर अवशोषित कर रहे हैं और फिर इस तरीके से भोजन बना। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं वहां पर जो पत्तियां हैं, ताकि वाष्प उत्सर्जन
मतलब हम देखते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, इससे जो पानी जो है, जल जो है, उसका भी निकासी होती है। तो उन सभी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ की जो पत्तियां हैं या तो शल्क के रूप में या सूल रूपी हो जाती हैं। वहाँ के जो तने हैं वो हरे होते हैं, तो अगर हरे तने हो तो वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जो हैं, जैसे कि हरे तने, हरी शाखाएं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पेड़ पौधों के अन्य भाग अगर हरे रंग के हैं तो वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत बार जो पत्तियां हैं वो अलग रंग की होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर येलो कलर की, रेड कलर की और ये पर्पल कलर की जो पत्तियां हैं वो आपको दिख रही होंगी। तो क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्योंकि इनमें तो हरा कलर तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि हरी पत्तियों में जब अन्य वर्ण, मतलब कई बार ऐसा होता है कि दूसरा जो रंग है उसकी जो मेजोरिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो क्लोरोफिल के हरे रंग को एक तरीके से ढक लेता है, और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हमने ये देखा है कि बहुत बार जो गीली दीवारें, तालाब और ठहरे हुए जो जलाशय हैं, मतलब जहाँ पर पानी एक जगह स्टोर रहता है, वहाँ पर हरे रंग के आपको छोटे छोटे अवपंकी काई जैसे पादप, काई जो है वो दिखाई देती है। ये जो सामान्यतः जो काई है वो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिनको हम शैवाल बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या शैवाल जो है वो भी अपना भोजन बनाते हैं? इनका रंग हरा क्यों होता है? तो इनमें क्लोरोफिल होता है। ये जो शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं, और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हमने तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये देखा था कि हमारा जो भोजन है उसके अन्य घटक भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है। इनका फॉर्मेशन पेड़ पौधों में किस तरीके से होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर के बना होता है? खाद्य के जो अन्य घटकों के संश्लेषण, इसका उपयोग, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग है वो खाद्य के अन्य घटकों जैसे कि प्रोटीन, वसा, इनके फॉर्मेशन में इनका यूज होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो है वो नाइट्रोजन भी होती है। अब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है वायुमंडल में, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में अवशोषित नहीं करते हैं। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे जो हैं वो एक तरीके से विलेय रूप में, अगर हम बात करें तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, और ये विलेय पदार्थ द्वारा पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। बार बार हम देखते हैं कि अगर आप गांव वाले एरिया में रहते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि किसान जो है वो अपने खेतों में बार बार उर्वरक और खाद डालते हैं। ये जो खाद होता है इनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ में मिलकर के पादपों की जो नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर इस तरह पादप खाद के अन्य संगठक जैसे कि प्रोटीन, वसा, इनका भी पेड़ पौधे जो है वो संश्लेषण कर पाते हैं। तो ये हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्टली बन रहा है, और फिर उन सभी का यूज करके जो है वो अलग तरीके से भोजन के अन्य घटकों को भी संश्लेषित कर लेते हैं पेड़ पौधे। ओके, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए कि डायरेक्टली पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में अवशोषित नहीं कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में इस तरीके की कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा कि नॉर्मल बताया ही तो हुआ है ना पेड़ पौधों में खाना कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि शैवाल जो है अपना भोजन खुद बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की अवस्था उपस्थिति होती है। दूसरा, हमने देखा कि अलग रंग की जो पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं वो भी खाना बनाती हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बस क्लोरोफिल को अन्य रंग ने, अन्य वर्ण ने जो है वो ढक लिया है। दूसरा, हमने देखा कि पेड़ पौधों में जो हरे रंग के तने हों, हरे रंग की शाखाएं हों, तो वहां भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में।
नेक्स्ट यहाँ पर पादपों में पोषण की अन्य विधियां बता रखी है। अभी तो हमने देखा कि पादप जो है वो डायरेक्टली अपना भोजन बना रहे हैं, लेकिन कुछ पादपों में पोषण के लिए कुछ अन्य जो है वो भी विधियां हैं। जैसे कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तो फिर वो जीवित कैसे रहते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ही दूसरे पादपों पर अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमरबेल का आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ये पीले रंग की बेल जो है आपने आसपास के अपने पेड़ों पर देखा भी होगा। ये अमरबेल जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये जिस पेड़ पौधे के ऊपर आरोहित होती है उसी से अपना खाना लेती है। तो इस तरीके का जिस पेड़ पौधों पर ये आरोहित है, मतलब जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पादप परपोषी कहलाता है। और अमरबेल जो है वो अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब जो भी इस पेड़ पौधे के जो भी पोषक तत्व हैं उन सभी को खींच लेती है ये अमरबेल। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं का भी भक्षण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर घटपर्णी जिसको पिचर पादप भी बोलते हैं, इस पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो ही इस तरीके से रूपांतरित होती हैं और पत्तियों का जो अग्रिम भाग है वो ढक्कन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो घटपर्णी पादप पत्ती है, घट में रूपांतरित पत्ती, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से अगर आ जाए कि घटपर्णी पादप में ये जो घटपर्णी जो व्यवस्था देखने को मिलती है ये किसका रूपांतरित रूप है, तो ये पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। इसमें क्या होते हैं कि इस घड़े जैसी संरचना में अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं। रोम जो है वो अधोमुखी मतलब नीचे एक तरीके से ढलके हुए होते हैं। जब भी कोई छोटा कीड़ा या फिर जो कीट जो है इसमें फंसता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और फिर बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के रस जो हैं वो श्रावित होते हैं, जो इन घड़े में उपस्थित इन कीटों को पाचन करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप जो हैं वो कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मृतजीवी। आपने मशरूम जो है वो तो देखा ही होगा। अब मशरूम जो है वो किस तरीके से उगता है, तो हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में वृक्षों की जो सड़ी गली टूटी टहनियां, तनों या छाल पर छत्ते के समान संरचनाएं जो हैं वो इस तरीके से उगती हैं। तो ये जो मशरूम जो है वो किस तरीके से अपना भोजन लेता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मशरूम जो है ये प्राणियों के समान इनमें मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि जिनको हम बोलते हैं कवक। कवक जो होते हैं उनकी पोषण प्रणाली जो है वो काफी अलग होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि जैसे आपने अपने घर में जो है वो ब्रेड को आप कुछ इस तरीके से थोड़ी नमी वाले स्थान पर रख दो, तो आप देखते हो जैसे ब्रेड ही नहीं, आपका जो अचार है अगर घर में, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऊपर जो है वो फफूंद जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। तो ये फफूंद जैसी संरचना जो है इसी को कवक या फंजाई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये अपनी पोषण प्रणाली इनकी थोड़ी अलग होती है। ये जो भी सड़ने वाली वस्तु होती हैं उनके ऊपर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और फिर उन सड़ने वाली वस्तुओं को विलयन रूप में जो है वो क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं और उसके पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उनको मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो पौधे हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। कवक जो है वो आचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो, ठीक है। नमी वाला मतलब बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा कवक की जो है एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कि ये जो कवक हैं इनके बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। फिर जैसे ही इनको अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियां मिलती हैं, मतलब नम और उष्ण वाली परिस्थितियां मिलती हैं, तो उस समय ये अंकुरित होकर के नए कवकों को जन्म देते हैं। तो
तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि पादपों की प्रकाश संश्लेषण की विधि, अलग अलग तरीके की विधि कि किस तरीके से मृतजीवी जो हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर के मतलब अपने पोषक तत्व, अपना आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इस तरीके के जो संबंध होते हैं जीवों में उनको बोलते हैं सहजीवी संबंध। जैसे कि कुछ कवक जो हैं वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो है वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब कवकों तो मिल जाती है जगह, कवकों को तो वृक्षों की जड़ों में रहने की जगह मिल जाती है और जो कवक हैं वो पेड़ पौधों को पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। वृक्ष के लिए ये जो संबंध है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है लाइकेन। एक बार यूपीएससी में भी लाइकेन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसके बीच में संबंध बनने से लाइकेन जैसी संरचना बनती है। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक तो शैवाल होता है और दूसरा होता है कवक। शैवाल में हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्लोरोफिल होता नहीं है। तो कवक जो है वो शैवाल को रहने का आवास प्रोवाइड करता है, जल और पोषक तत्व प्रोवाइड करवाता है और बदले में शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो खाद्य या फिर भोजन बनाता है वो कवक को भी देता है। तो ये लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध के थ्रू ये संरचना बनती है। अब हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की जो है संख्या है वो काफी ज्यादा है और पेड़ पौधों जो हैं वो रेगुलर अपने पोषक तत्व, अपने खाना बनाने के लिए पोषक तत्वों का, खनिजों का रेगुलर जो है वो मृदा से अवशोषण करते रहते हैं। इस तरीके से तो क्या हो जाना चाहिए, जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जो पेड़ पौधे हैं वो जीवित रहते हैं। तो इसके लिए क्या कोशिश की जाती है कि जो किसान हैं हमारे वो टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं कि मृदा में जो पोषक तत्व है उनकी कमी ना हो सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो मृदा में लगातार खाद्य जो है उसकी उपलब्धता करवाई जाती है और खाद्य जो होता है, उर्वरक जो होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादप जो है वो लगातार इसका उपयोग करते हैं। हालांकि मृदा में कमी होती है पोषक तत्वों की, लेकिन दोबारा से उनको समृद्ध करने के लिए और नए उर्वरक और खाद जो है उसमें मिला दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि पेड़ पौधे जो हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो गैस अवस्था में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन पेड़ पौधे उसको डायरेक्टली रूप में नहीं ले पाते। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीय रूप में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं पेड़ पौधे, उस तरीके से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम जो जीवाणु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जो जड़ होती हैं उन्हें नाइट्रोजन की यह आपूर्ति करते हैं। मतलब इनकी जड़ों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाएंगे। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है। इसके बदले जो राइजोबियम जो जीवाणु है उसको आवास मतलब रहने की जगह मिल जाती है इनकी जड़ों में, और खाद्य मतलब खाने के लिए भोजन भी मिल जाता है। तो ये सहजीवी संबंध है। ये जो संबंध है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दालों की फसलों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक जो है वो खेतों में देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सहजीवी संबंध से ही नाइट्रोजन जो है उसकी उपस्थिति हो जाती है और प्रोटीन का फिर फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि पेड़ पौधे जो हैं कितनी प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, किस तरीके से खाना बनता है और जो जीव जंतु हैं वो किस तरीके से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब इस चैप्टर का जो सारांश है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर में ये चीज़ें सीखी कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। उस खाद्य का, उस भोजन का उपयोग वो अपनी वृद्धि, शरीर के रखरखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है।
क्लोरोफिल प्रेजेंट है पत्तियों में, तो उससे सौर ऊर्जा का संचयन कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है उत्पादित होता है, फिर ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो सभी जीव करते हैं। कवक जो है वो अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप जो है वो परजीवी हैं, वो परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको व्यू करना है अच्छे से, वीडियो को आपको एक बार देखना है और फिर खुद से चैप्टर को रीड करना है, तभी जाकर के बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपके और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।